हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ बताना है कि गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। करें पुर्तगाली है, फ्रेंच है, जापानी है या अंग्रेजी है। सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा पुर्तगाली। तो गमला और आलपीन जो है ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि सैसो शब्द से बना संज्ञा शब्द है। तो बताना है कि भाई सैसो में कौन सी संज्ञा है। करें व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाववाचक। क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, देखिए संज्ञा आपकी कितनी है? 5 प्रकार की होती है। तो जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। देखिए सैसो जो है आपको जातिवाचक नहीं लगाना, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है खिलौना शब्द में मूल शब्द है। तो आपको यहाँ बताना है खिलौना शब्द में मूल शब्द है। करें खिल होगा, खेल होगा, औना होगा या ना होगा। बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है? खेल। क्या है भाई? खेल जो है खिलौना में मूल शब्द हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहने की निम्न में ऊष्म व्यंजन नहीं है। देखिए नहीं वाला आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। कहने की स ह या। बताइए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नहीं वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। या जो है आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, या जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। देखिए अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 ही होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन भी आपके कितने हैं? 4 ही होते हैं। कौन कौन से? स, ख, साधारण स और हा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन्हें हम ऐसे व्यंजन को जिन्हें हम उच्चारण करने पर मुख से क्या हो जाती है? ऊष्मा निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ डी आपका या जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ बताना है कंठ व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, चलिए तो कहने की चा, त, छोटा ऊ या खा। बताइए भाई। तो कंठ व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आएगा? देखिए कंठ व्यंजन मतलब का वर्ग के, कितने का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो कि क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, ये आपके कंठ वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए किसमें आ रहा है? तो खा आ रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए अब देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे का, के, टी, एम, डी और वी याद रखना है। देखिए का से आप कंठ वर्ग याद रखेंगे जिसमें का वर्ग आता है, और टी से तालु वर्ग मतलब चा वर्ग आएगा, माँ से मूर्धन्य मतलब टा वर्ग आएगा, और डी से क्या आएगा भाई? टी से दंत वर्ग आएगा मतलब ता वर्ग आएगा, और वा से ओंठ वर्ग आएगा मतलब पा वर्ग आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जितने भी का से लेकर माँ तक होते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत वर्ग और ओष्ठ वर्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है करे कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो यहां आपको बताना है कौन सा शब्द आपको अव्यय नहीं है, बताना है। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। कहने की आज, कल, इधर या किसे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भाई? डी नंबर हो जाएगा। किसे जो है ये अव्यय शब्द नहीं है। ठीक है, तो आज, कल, इधर आपका ये क्या है? अव्यय शब्द कहलाते हैं। देखिए अव्यय शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, ठीक है, तथा, अतः। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं भाई? ये आपके अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कहने की अपसरण का विलोम बताना है। तो अपसरण का विलोम
क्या होगा? करें अभिसरण होगा, अवसरण होगा, सरण होगा या उपसरण होगा? तो बताइए भाई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, अभिसरण होगा, उपसरण का विलोम। अगला है, कह रहे हैं इनमें से कौन जो है निपात का भेद है? तो यहाँ आपको निपात का भेद बताना है। कह रहे तुलना बोधक, आदर बोधक, प्रश्न बोधक या इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए निपात जो है आपके 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए निपात क्या होते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? निपात कहते हैं। निपात शब्द जैसे तक, मत, क्या, भी, केवल, जी, नहीं, ये सब आप क्या हो जाएंगे? निपात के शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला। देखिए परिभाषाएं भी याद रखिएगा क्योंकि परिभाषाएं भी कभी कभी पूछता रहता है। देखिए नीलांबर, तो क्या भाई? नीलांबर, देखिए नीलांबर ऐसे लिखा जाएगा, नीलांबर, बिंदी, नीलांबर। चलिए नीलांबर में जो है आपको क्या बताना है? समास बताना है। बताइए भाई आपको नीलांबर में कौन सा समास है? बताइए भाई। तो कहने कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो नीलांबर में कौन समास है? कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष होती है, उसी को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ आपको बताना है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। करें मुनि, प्रत्येक, घर या दर्शन? बताइए भाई। तो सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला कौन शब्द है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दर्शन, ठीक है। देखिए आपको यहाँ कुछ शब्द बता रहे हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं हमेशा, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण हो गया, ठीक है, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये आपके हमेशा जो है क्या होते हैं? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, इनको हटाते हैं तो आपको बताते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए एक वचन में भाई, देखिए एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले जैसे जनता होता है, जनता, सामान, माल, सामग्री, सामग्री, सोना, पानी, ठीक है। तो ये आपके हमेशा कैसे शब्द हैं? एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले, ठीक है। जनता, सामान, सामग्री, सोना, माल, पानी, तो ये सब आपके कैसे आएंगे? हमेशा एक वचन में आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको कारक बताना है। तो उसने टेढ़ी चाल चली, देखिए संबंध कारक कह रहे हैं कि कर्म कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक? बताइए भाई। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी नंबर हो जाएगा, कर्ता कारक। देखिए यहाँ पे ने चिन्ह नहीं है तो मत ढूंढते रहिएगा कि ने में चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो देखिए कर्ता द्वारा कार्य जहाँ किया जाता है वहाँ कर्ता कारक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए कारक जो है आपके कितने हैं भाई? 8 है, ठीक है। तो इनके आपको सभी कारक के कारक चिन्ह याद रखना है। तो कर्ता कारक के कारक चिन्ह है, कर्म के को होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा, से के द्वारा होता है, ठीक है। से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, ठीक है, को के लिए होता है। और अपदान का जानते हैं आप, से होता है। और संबंध का की, के, ना, ने नहीं होता है। अधिकरण का में, पर होता है, ठीक है। और संबोधन 8 हो गया हे, अरे, ठीक है। तो ये कारक चिन्ह आपको एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली इसमें से नहीं बोली जाती है। कह रहे हैं कि भोजपुरी, देखिए भोजपुरी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है। देखिए बघेली भाषा जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बघेली कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश का ये रीवा सतना में बोली जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की बघेली जो है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ। तो बघेली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरियाणवी
देखिए हरियाणवी या बांगरू एक ही है, ठीक है। बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इन्हीं के दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहने की पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, नागर नागर अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताइए, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक। तो देखिए हिंदी बोली की कितनी हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी भाई? 5 उपभाषाएं हैं। कौन सी? देखिए पहली है पूर्वी हिंदी, जिसका जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्ध मागधी अपभ्रंश, ठीक है। पश्चिमी हिंदी आपको बता दिए। और देखिए तीसरा है बिहारी हिंदी, ये मागधी से, ठीक है। और राजस्थानी हिंदी सौरसेनी से, और पहाड़ी हिंदी जो है खस सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इनके देखिए इनके जो है जो किससे विकसित हुई हैं जरूर पूछा जाता है, तो पांचों को ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? तो 5 आती हैं। कितनी? ऐसे याद रखिएगा, पश्चिमी मतलब 5 पश्चिमी, ठीक है। तो 5 आती है। कौन कौन सी? खड़ी बोली आती है जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, तीसरी है कन्नौजी, चौथी है बुंदेली, और 5वीं बांगरू जिन्हें आप हरियाणवी भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है। तो यहाँ पे आपको काल को बताना है। भैया क्या बताना है यहाँ पे आपको? इसमें कौन सा काल है? कहीं संभाव्य भविष्य है, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य भविष्य है, या संदिग्ध भूतकाल है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, संभाव्य भविष्य हो जाएगा, ठीक है। तो कहने कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न कहने की दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। बताइए भाई, कह रहे उपसर्ग कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि आपकी कितनी होती है? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और देखिए स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन सा? पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, और 5वां है अयादि स्वर संधि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहने की भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। कहने के भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस रा, या भू प्लस ऊर्जा, या भुज प्लस ऊ। बताइए भी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा जो है भूर्जा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। तो इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अगला है, कहने की बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। कहने विभावना अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, या अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभावना अलंकार। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा? चलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है पहला हो जाएगा। देखिए विभावना अलंकार क्या होता है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। देखिए कहने बिनु पद चले सुने बिनु कान, कहने बिना पैर के वो चल रहा है और बिना कान के वो क्या कर रहा है? सुन रहा है, जिस कारण से यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार, ठीक है। तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। तो इस प्रकार ए नंबर आपका इसमें यहाँ सही हो जाएगा। देखिए संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ क्या कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। जैसे आपने एग्जाम्पल दिखाया, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक। देखिए भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार क्या है? जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक चढ़ा बढ़ाकर किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये क्या हो गया कि बहुत यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बात की गई है कि चेतक उनके राणा के क्या थे? घोड़ा का नाम था। तो कह रहे हैं जैसे इधर देखे तो चेतक देख ले कि क्या उस पार गया। तो ये बड़ी लोक सीमा के बढ़ाकर की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
तो कह रहे हैं कि हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अलंकार है। कह रहे हैं उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार। बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि हरि का जो पद कैसे किससे तुलना की जाए, कोमल कमल से। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, उपमा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहाँ का कौन अलंकार होता है, उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, में आपको रस का भेद बताना है। यहाँ पर रस का भेद है, कह रहे वीर रस है, श्रृंगार, देखिए श्रृंगार रस ऐसे होगा, कह रहे श्रृंगार रस होगा, भक्ति रस हो गया, हास्य रस होगा। देखिए कह रहे चमक उठी सन 57 में, तो यहाँ झांसी की रानी के बारे में बतलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए वीरता को दिखाई दे रहा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए रस जो है कितने हैं, 9 है। रसों की संख्या कितनी है, 9, और अस्थायी भावों की संख्या 9 है। तो देखिए रसों के अस्थायी भावों के नाम भी पूछे जाते हैं। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, और शांत रस का निर्वेद होता है। तो ये सब आपको स्थायी भाव इनके जरूर याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि रस सूत्र के जनक हैं, तो रस सूत्र के जनक इन्हें माना गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास। अगला सॉरी तुलसीदास कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी होगा, भरत मुनि होगा। कौन सा होगा, भरत मुनि। देखिए ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रस सूत्र के जनक है कौन है, भरत मुनि है। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दामनी दमक रह ना घन माही, खल कै प्रीति जथाधिर नाही, में कौन सा छंद है, इसमें आपको बताना है। तो कह रहे दोहा है, सुराठा है, चौपाई है, सवैया है। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तो इसमें आपको मात्रा गिनना है, तभी पता चलेगा। देखिए द बड़ा है तो 2 मात्रा हो जाएगी, माँ में छोटी मात्रा है तो 1, ना में छोटी मात्रा 1, द छोटा है तो 1, दमक में देखिए 1 1 होगा। ठीक है, रह में 1 1, और ना का 1 हो जाएगा, घन का 1 हो जाएगा, घा का 1 हो जाएगा, ना का 1 हो जाएगा। माँ बड़ा है तो 2 हो जाएगा, हाँ में बड़ी मात्रा है 2 हो जाएगा। आप इसको गिन लीजिए। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। तो देखिए 16 मात्राएं किस में आती हैं, तो ये किस में आती है, चौपाई में। चौपाई में 4 चरण होते हैं, जिसमें क्या होती है, 16 मात्राएं होती हैं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। दोहा में क्या होता है, 13 11 होती है, 4 चरण होता है। ठीक है, और देखिए सोराठा में 11 13 होता है, और भाई सवैया में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मात्रिक छंद कौन सा है। करें कि रोला है, चौपाई है, दोहा है, ये सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये सभी। तो ये रोला, चौपाई और दोहा जो है ये सममात्रिक छंद है। देखो छंद को 3 भागों में बांटा गया है, सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, ठीक है, और अर्ध मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। देखो सम मात्रिक छंद में क्या आएगी, चौपाई आएगी, चौपाई आएगी जिसमें आपको 16 मात्राएं होती हैं, 16 16। और रोला आएगा, रोला आएगा जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। और गीतिका आएगा, गीतिका, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। ठीक, और हरि गीतिका आएगा, हरि गीतिका में कितना आएगा, 28 मात्राएं होती है। तो ये किस कौन है, सममात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा। और अर्ध सममात्रिक छंद में कौन आएगा भाई, तो इसे आप देख लीजिएगा। देखिए तो हटाते हैं इसको। देखिए फिर आएगा अर्धमात्रिक में आपका दोहा आता है, दोहा जिसमें क्या होता है, 13 11 होता है। फिर सोराठा होता है, इसमें भाई 11 13 होता है, मात्राएं होती हैं। अच्छा यहाँ 11 लिखिए, ठीक है, ये 11 है। चलिए बरवय, देखिए बरवय में, बरवय भी आपका अर्धमात्रिक छंद है, तो 12 7 होती हैं। और उल्लाला में 15 13 होती हैं। ठीक है, 15 13 होती हैं। तो ये उल्लाला में ये अर्ध सममात्रिक छंद आएगा। किस कौन कौन, दोहा, सोराठा, बरवय और उल्लाला। और देखिए विषम मात्रिक छंद में कौन आएगा, दो ही आएगा, याद रखिए, कुंडलियाँ आएगी और छप्पय। ठीक है,
कुंडलिया और छप्पय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कह रहा है निम्न कौन सा मात्रिक छंद है, तो आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, तो यहाँ आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर कामायनी। अगला है, कह रहे हैं कि लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है। कह रहे हैं तस्मीना नसरीन की, यशपाल की, जयनंद कुमार की या कन्हैया कुमार की। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, तस्मीना नसरीन की जो है लज्जा रचना है। अगला है, कह रहे हैं कि झूठा सच के लेखक कौन है। तो झूठा सच के लेखक कौन है भी, मैथिली शरण गुप्त हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं, कबीर हैं या यशपाल हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो झूठा सच के लेखक कौन है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यशपाल हैं। अगला है, कह रहे हैं कि मरकट का पर्यायवाची है। कह रहे बंदर होगा, मित्र होगा, पानी होगा या पुत्र होगा। कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, बंदर। ठीक है, बंदर को और कोई किस नाम से कापी हो गया, वानर हो गया, सखा, शाखा, मृग भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि या तो धान शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। सही ऑप्शन हो जाएगा, निशिचर होगा, आग होगा, वसन होगा या अश्व होगा। तो कहने या तो धान शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, निशिचर होगा। अगला प्रश्न है, कहने कि अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। कहने कुटिल होगा, स्वार्थी होगा, स्वार्थक होगा या स्वार्थ प्रकता होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्वार्थी होगा। आइए अगला देखते हैं। कहें दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द, करें हस्तक्षेप होगा, उपकारी होगा, आक्षेप होगा या दूरदर्शी होगा। सही ऑप्शन ए नंबर होगा, हस्तक्षेप होगा। अगला प्रश्न है, कहें 3 में न 13 में इस मुहावरे का अर्थ है। 3 में न 13 में, सही ऑप्शन हो जाएगा, करें तुच्छ होगा, बुरा होगा, महत्वहीन होगा या अनावश्यक होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, महत्वहीन होगा। अगला है, करें निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ पे आपको विशेषण शब्द पहचानना है। कहने कि नैतिक होगा, अज्ञान होगा, मजहब होगा या पीड़ा होगा। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, नैतिक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। करें अंबर होगा, बालक, साहस या पुस्तक। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंबर जो है शब्द जो है अनेकार्थक है। अगला प्रश्न है, कहने कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। कौन सा हो जाएगा, कहने वह और गया आया। तो सही ऑप्शन आपका इसमें बी नंबर हो जाएगा, और जो है आपका समुच्चय बोधक शब्द है। देखिए समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो और, किंतु, परंतु, लेकिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण में परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं। कह रहे वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अव्यय कहलाते हैं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, ये सब क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द हैं। ठीक है, तो अव्यय आपके कितने प्रकार के हैं, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला है, कहने की सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो सुशिक्षित में उपसर्ग है, कह रहे पर है, सु है, उ है या सी है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए शिक्षित आपका मूल शब्द हो गया, शिक्षित मूल शब्द हो गया और सु जो है आपका उपसर्ग हो गया। ठीक, तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कहने की वह बहुत
देखिए ये आपका रेखांकित शब्द है। वह बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो है आपका रेखांकित शब्द है। कह रहे निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? बताइए। तो सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है, कह रहे कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? 14 सितंबर 1949 को, 15 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1950 को, या 15 दिसंबर 1950 को? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में मान्यता प्रदान की गई थी। देखिए हर साल 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।